नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी लग गए होंगे। दोस्तों, अभी आपको जैसा कि पता है कि इस समय हम यूजीसी नेट हिंदी में लगे हुए यूनिट 7 के अंतर्गत जो जितनी भी हिंदी कहानी के अंतर्गत कहानियाँ लगी हुई हैं, हम उसके ऊपर सीरीज़ लेके आए हैं। यह सीरीज़ कहानी का सीरीज़ इस तरीके से है कि हम एक कहानी के ऊपर 2 वीडियो लेके आते हैं। पहले वीडियो में हम संपूर्ण कहानी का पाठ करते हैं, साथ ही उस कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो सबसे पहले लेके आते हैं। फिर हम कहानी का पाठ करते हैं, उसके बाद तुरंत हम उसके लगे हुए पीवाईक्यू को कर लेते हैं, जितने भी उससे संबंधित उस पार्टिकुलर कहानी से संबंधित पीवाईक्यू पिछले वर्ष में पूछे गए होते हैं, ताकि आप तुरंत कहानी पढ़ने के बाद आपको ये पता लग पाए कि आप कितने प्रश्न पीवाईक्यू कर पा रहे हो। क्योंकि आपका मूल्यांकन पीवाईक्यू से बेहतर और कहीं से और पता नहीं चल सकता। पीवाईक्यू से ही आप सही अपना मूल्यांकन कर सकते हो। अगर आपका मूल्यांकन करना है, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो जा कर के जहाँ से भी देना है आप पीवाईक्यू को ज़रूर सॉल्व करिए, सारे जितने भी अधिक से अधिक पीवाईक्यू मिल पाए। पीवाईक्यू को सॉल्व करते समय बहुत सारे टिप्स लोग देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें जितने ऑप्शन होते हैं आप ऑप्शन के ऊपर भी ज़रूर ध्यान केंद्रित करिए, उन सारे विकल्पों के ऊपर। बिना देर किए हम आज की कहानी के ऊपर चलते हैं। आज का कहानी है कोसी का घटवार, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। ये जो कहानी है ये 14 नंबर की कहानी है। इसके पहले हम 13 कहानी के ऊपर ठीक इसी तरह से बात कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम कोसी की घटवार कहानी के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस कहानी संबंधी सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य को करेंगे। अगर ये सारे पीडीएफ आपको चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमें दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन करके मेरे से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है। यानी कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर देंगे 1958। आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोसी का घटवार कहानी को कोसी का घटवार कहानी संग्रह में संग्रहित है। यानी कोसी का घटवार नाम से एक कहानी संग्रह भी है शेखर जोशी का, और उसी संग्रह में 6वें नंबर पर एक कहानी है जिस कहानी का नाम है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार कहानी संग्रह, उसमें कुल 10 कहानियाँ हैं। मैं ये सभी से तथ्य लेके आता हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। जितनी भी रचनाएं आपकी लगी हुई, रचना किस संकलन में संकलित है, किस संग्रह में संग्रहित है, यहाँ तक कि किस नंबर पर संग्रहित है, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें 10 कहानियाँ हैं। सबसे पहले नंबर पर है दाजियो, दूसरे नंबर पर है उस्ताद, तीसरे नंबर पर कवि प्रिया, चौथे नंबर पर बंद दरवाजे खुली खिड़कियाँ, चौथे नंबर पर किम करूम, 6वें नंबर पर है कोसी का घटवार, 7वें नंबर पर है जी हजूरिया, 8वें नंबर पर है पद्म की कहानी, 9वें नंबर पर है शुभोदय दी, 10वें नंबर पर है बदबू। अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। आगे देखिए, इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। प्रतिपाद्य को समझना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम यहीं से मोटी मोटा ये समझ सकते हैं कि अंदर कहानी में कैसी बात की गई है। कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है, कहानी के विषय वस्तु क्या हैं, ये हमें प्रतिपाद्य से पता चल जाता है। तो इस कहानी में सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति की तकनीकी का प्रयोग, सूखे की स्थिति का जिक्र, पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख, मिहल व दाड़ीम के पेड़ों का बारंबार उल्लेख, ये सब कुछ इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य है। इस कहानी में मुख्य रूप से 2 स्थानों का उल्लेख हुआ है, एक हल्द्वानी और दूसरा गंगनाथ। इसे आप नोट करिए, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। एक हल्द्वानी और दूसरा गंगनाथ। अगले स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। अगला स्लाइड देखिए। अगले स्लाइड में आपको मिलेगा इस कहानी के अंदर जितने भी पात्र हैं, सभी पात्रों को मैं एक जगह संकलित करके लाता हूँ। आप इसमें देख लीजिए, इस कहानी में जितने भी पात्र हैं, आप इसका
PDF के लिए तो मैं बात कर दिया, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो इस कहानी का पात्र है गोसाई, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, वह पूर्व में सैनिक रह चुका है और लक्ष्मा जो कि इस कहानी की नायिका का रूप लिए हुए है उसका प्रेमी है। कौन? गोसाई। लक्ष्मा गोसाई की प्रेमिका है, एक पुत्र की माँ है जो विधवा होकर दोबारा अपने मायके चली आई है। किरण सिंह, राम सिंह, धर्म सिंह, उमेद सिंह, नरसिंह प्रधान, सोबनिया, पहाड़ी के रमुआ, किशन सिंह, ये सभी इस कहानी के गौण पात्र हैं। इस कहानी में पूरे 12 पात्र हैं। कोसी नदी का जिक्र इस कहानी में हुआ है। कोसी का घटवार, ऐसा पूछ सकता है कि कोसी का घटवार कहानी में किस नदी का जिक्र हुआ है, तो आप इसे नोट करिए और याद रखिए। आगे हम बिना देर किए आगे कहानी के पाठ की तरफ चलते हैं। सॉरी। कोसी का घटवार कहानी जो कि शेखर जोशी की कहानी है, इस कहानी का हम लाइन बाय लाइन पाठ करेंगे। आप इसे सुनिए और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं मैं उन सभी को अंडरलाइन करते चलूँगा। बिना देर किए हम कहानी को पढ़ते हैं। गोसाई का मन चेलम में नहीं लगा। महल की छां से उठकर वह फिर एक बार घट यानी पंचक्की के अंदर आया। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाठ चल रहा था। यह प्रश्न पूछा गया था कि कोसी की घटवार कहानी में जो उसकी चक्की चलती है उसकी आवाज़ कैसी थी? चट चट, खस खस, ऐसे ऑप्शन थे। तो ये देखिए सीधा यहाँ से बना हुआ है प्रश्न कि खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाठ चल रहा था। ये प्रश्न 27 अगस्त को पूछा गया था, 27 सितंबर 2024 शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था कि कोसी की घटवार कहानी के अनुसार जो घट है, घट यानी चक्की है, उसकी आवाज़ किस तरीके से निकलती थी। थोड़ा गले में दिक्कत है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सिर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंभे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरे भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नामो निशान भी नहीं। अन्य वर्षों में अब तक लोगों की धान रुपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार बीच की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले, गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे में कोसी नदी, घुसाई का यह घट पर इसकी भी चाल ऐसी ही लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। देखिए नाले, सूखे की बात हुई है ना, इसमें सूखे का जिक्र हुआ सीधे तौर पर। चक्की के निचले खंड में छन्नीर छन्नीर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती है। और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट की घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर ना आ जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों में। प्रायः आधा फरलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा।
नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की गिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया, फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट के पास आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सिरे पर पिसान रखे उसकी ओर आ रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, है हो, यहाँ लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उमेद सिंह नामक पात्र का जिक्र हो गया ना। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। ऊंचे स्वर में पुकार कर बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई होठों में मुस्कुराया। शाला कैसा चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। महल की छांव में बैठकर गोसाई ने लकड़ी के जलते कुंदों को खोद कर चीलम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता हुआ धुआं उड़ता रहा। खस्सर खस्सर चक्की का पाठ चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाठ पर टकरा रही थी। किट किट किट, ये प्रश्न के ऑप्शन में ये भी था, यही सही था। छिन्निर छिन्निर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी। कितनी आवाज़ है इसमें, सबको ध्यान में रखिए। पत्थरों के बीच में टखने टखने का फैला पानी क्या आवाज़ करेगा। पानी के गर्भ से निकलकर छोटे छोटे पत्थर भी अपना सिर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राण का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही, जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का, जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी की पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए वह हिस्सा थोड़ा भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सिलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हल्की हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा। इसी पैंट की बदौलत यह अकेलेपन उसे मिला है नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। कौन? हवलदार धर्म सिंह। लॉन्ड्री की धुली नोक कर क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ साथ और भी कितनी स्मृतियां मुखर हैं। उस बार भी छुट्टियों की बात। कौन महीना? हाँ, बैसाखी था। सिर पर क्राश, खूखरी के क्रेस्ट वाली काली किश्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी पहने वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था। ठसा ठस। गोठ मतलब जो एक बारामदा टाइप का होता है, बैठने का स्थान।
बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्दानी के तंबाकू का लोभ नहीं था। कल के शर्मीले गोसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गोसाई की आंखें इस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। नाले पार के अपने गांव से भैंस के कट्या को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। पर गोसाई उस दिन लक्ष्मा, उसकी प्रेमिका, पर गोसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गोसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान पात्र है एक। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गोसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी टेर घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी या गपशप लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गोसाई ने घुटने पर सिर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। किसके फल की बात होती है? काफल के पेड़ और काफल का फल। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। कैसे थे वो काफल? लाल लाल। खेल खेल में काफलों को छीना छपटी करते गोसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल जाएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंसती थी। पुरानी बात। क्या कहा था गोसाई ने? याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी शुआ, या कुछ ऐसा ही। मतलब वो सोच रहा है सब कुछ कि मैं किस तरीके की बात लक्ष्मा से किया था। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई? पहाड़ी पार के रमुआ ने। पहाड़ी पार के रमुआ अर्थात जिससे उसकी शादी होती है। लक्ष्मा की शादी किसी दूसरे से हो जाती है, जिससे होती है उसका नाम रमुआ रहता है। रमुआ भी इस कहानी का एक पात्र है। पहाड़ी पार के रमुआ ने जो तुरी निशाड़ लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गोसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर को एक ठंडी उदास शाम को गोसाई की यूनिट के सिपाही किरण सिंह ने कल्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उनसे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की है, लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। मतलब उसके किसी दोस्त ने, किसी साथी ने लक्ष्मा का जिक्र किया कि तुम्हारे गांव से होके आई है। और वो लक्ष्मा कौन होती है? उसी गोसाई की प्रेमिका होती है। गोसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गोसाई उस दिन 2 पैग रम लेकर अपनी चारपाई पर पड़ गया था। हवलदार मेजर ने दूसरे दिन पेशी करवाई थी। मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में सोचते सोचते गोसाई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। गोसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। गंगानाथ का कसम आ गया ना? आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता है कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ जाकर प्रायश्चित जरूर कर ले।
देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया, पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियरी ट्रांसफ़र लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। कितने साल तक? लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद। कितने साल बाद वह लौटा था? पिछले बैसाख में। रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था। खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी ज़िंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी के किनारे की यह तपती रेत, पंचक्की की खेटर और महल की छाया में ठंडी चीलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाना, गुसाई और चारों और अन्य कोई नहीं। एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी के सिर पर बोझ लिए एक नार आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा, यहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी के चीखने कोई लगे पत्थरों का कठिनाई से चलकर उसे वहाँ तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत के कारण वह तंग हो चुका था। इस कारण आवाज़ देने को उसका मन नहीं हुआ है। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी की मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिच्चिर छिच्चिर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत बहुत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की के ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर, कब बारी आएगी। रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। पीछे से आवाज़ आती है कि मेरी कब बारी आएगी, रात को रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सिर पर पिसान रखे एक स्त्री उसे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़ियाँ किट-किट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरों में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूड़ फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफ़ेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए। अब वह अभी तेज़ धूप में बोझा सिर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया। उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देरी तो होगी ही, उसने दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की।
शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई कमर झुकाकर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आंटों को झाड़कर वह एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थना थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गोसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। एक बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में भी उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आओ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छां में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप के चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गोसाई की उदारता के कारण रीढ़ी सी होकर ही उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी न जाने कितनी देर में नंबर मिलता। अजात संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गोसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तो बाल बच्चे, जीते रहें तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गोसाई के अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाढ़ीम की छाया में पान पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी, तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य नहीं होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्राम न होने हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गोसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन में लौट आया था। वक्त काटने के लिए घट लगवा लिया। गोसाई ने उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा। होठों पर मुस्कान लाने की उसने असफल कोशिश की। कुछ क्षणों तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर गोसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चे की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गोसाई पतली सीख लेकर आग को कुदेरता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गोसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है?
तो अभी और कितने दिन तक मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सिर नीचा की आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गोसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों से अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में काला चरेऊ यानी जो सुहाग चिन्ह होता है नहीं था। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गोसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी। वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है। कौन है वो? उसका लड़का। उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर नदी में डूब मरती। जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं। सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का लेना देना नहीं है। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूँगी। किसी की आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़ीम के वृक्ष के पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गोसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़ीम की फैली फैली अधढकी ढालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीली में डुबा रही थी। गोसाई एकटक उसे देखता रहा। थोड़ा सा गला खराब है, कहानी बस ख़त्म ही होने वाली, ज़्यादा लंबी नहीं है। गोसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी। लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गोसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छाँव में, कहता हुआ गोसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गोसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली में भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक काली पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुँह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो गया है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे की उम्र कितनी थी? 6 और 7 वर्ष, 6-7 वर्ष के बीच का था।
तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता पूछता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा था। एक बार झुझलाकर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी सी देर में मरा क्यों जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। महल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एल्युमिनियम और मग और एक एल्युमिनियम के मैस्टीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गोसाई ना न कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरे की रोटियां चूल्हे में खिलने लगीं। बरसों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई की ओर देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर से कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। ना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। हाँ, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज़ में वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी। वह ध्यानपूर्वक अपनी माँ और इस अपरिचित व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। बच्चा है, बच्चे को भूख लगी है तो क्या कर सकता है? उसे क्या पता कि कहाँ अपनी स्थिति के बारे में बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। चुप! आंखें ततीर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा? गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर, कभी माँ की ओर देख लेता था। गोसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच कर रहा था, तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले, क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गोसाई और लक्ष्मण
दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा के करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गोसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गोसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले। मेरे पास अभी और हैं, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़ी कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज़ में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। ये पंक्ति पूछी गई थी यूजीसी नेट 2023 या 23 दिसंबर में पूछी गई थी या फिर लीक वाले पेपर में पूछा गया था, इसी आसपास में पूछा गया था। ज़्यादातर लोग इस प्रश्न का उत्तर, इस पंक्ति का रिलेशन समझते हैं राजा निर्वंशिया। मेरे साथ भी ऐसी दिक्कत थी, लेकिन जब मैं बाद में देखा तो फिर क्लियर हुआ कि दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, है कोई हिसाब? क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है। पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गोसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी, पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत बहुत है दिन काटने के लिए। गोसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। बरसों पहले उसे उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। वो सागर, तूफान, ज्वार का संबंध प्रेम से है, जो बहुत समय पहले लक्ष्मा और गोसाई उस काफल फल के पेड़ के नीचे बैठे काफल खा रहे थे, उस समय की क्या स्थिति थी और आज क्या है। दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। सॉरी। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका मैं साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बूझा बूझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहाँ से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के 3 से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकाल कर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घुसते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह ना जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जाकर
भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सड़क पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे हल चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया भी किटकिट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिस्सिर खिस्सिर चल रहा था और मथाने की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। कहानी का पाठ समाप्त होता है। कोसी का घटवार कहानी का समापन, कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हम इस कहानी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ हैं, सारे PYQ को इसी वीडियो में करेंगे। मुश्किल से 3 से 4 मिनट और मुझे दीजिए। ये आपको सीरीज कैसा लगा, पूरा कहानी पार्ट कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तरीका बिल्कुल भी थोड़ा भी पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ये PDF चाहिए इस कंटेंट का, तो इस PDF के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारे PDF आपको वहीं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलते हैं आज के इस PYQ की तरफ। PYQ को देखने के बाद मुझे पता चलेगा, आपको ही पता चलेगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो। पहला प्रश्न है, लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? A पुरस्कार, B कोसी का घटवार, C पिता, D परिंदे। इस प्रश्न का उत्तर है कोसी का घटवार। इसका उत्तर है B। आपको पता है अभी कोसी का घटवार ही कहानी पढ़ रहे हैं, तो अभी उसे संबंधित प्रश्न भी आएंगे, PYQ भी आएंगे, लेकिन आपको पात्र याद रखने हैं। आप ये पहले ही क्वेश्चन में देख लीजिए, पात्र से संबंधित प्रश्न पूछ लिया है। ये प्रश्न है UGC नेट हिंदी दिसंबर 2020, जून 2021 शिफ्ट 2, ये दोनों कंपाइल कर दिया गया था। शिफ्ट दोनों बैच को दिसंबर और जून को एक साथ करवाया गया था। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए, कोसी का घटवार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है PYQ। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चेरेऊ का क्या अर्थ है? अभी जब ये शब्द आया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं इस शब्द पर बात किया था कहानी पढ़ाते समय और उसको अंडरलाइन भी किया था। जहाँ भी मैं अंडरलाइन करता हूँ पढ़ाते समय, वो समझिए उसमें से 90% मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप उस पर ज़रूर ध्यान केंद्रित किया करिए। इस प्रश्न का ऑप्शन हम देख लेते हैं। सुहाग चिन्ह, B बिंदिया, C करधनी और D कंगन। काला चिरेऊ का अर्थ क्या होगा? आप उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा A सुहाग चिन्ह। सुहाग चिन्ह। आप देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3। निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोसी का घटवार कहानी के हैं? यानी कोसी का घटवार कहानी के कौन से पात्र हैं? आप देखिए। A रजुआ, C बहादुर, B लक्ष्मा, D धर्म सिंह, E गुसाई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। पहला केवल ACD, दूसरा केवल BCD, तीसरा केवल BDE, चौथा केवल CDE। देखते हैं हम इसे। पहले लक्ष्मा इस कहानी की पात्र है और मुख्य पात्र है। गोसाई भी इस कहानी का पात्र है। ये दोनों नायक और नायिका हैं, यानी B और E एक साथ आएंगे। जिसमें B और E हैं आप उसे लगा सकते हैं। हम ऑप्शन 3 की तरफ चलते हैं। D धर्म सिंह भी इस कहानी का पात्र है। बहादुर इस कहानी में कहीं नहीं आता। रजुआ भी नहीं आता। रमुआ जो कि इस कहानी में पात्र है, जो कि लक्ष्मा की शादी जो है रमुआ से होती है। उत्तर देखते हैं। उत्तर देखिए 3 BDE। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। यह प्रश्न शायद मैं होमवर्क में लेके आया हूँ। आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से देखिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए।
इस प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ। प्रश्न है, कोशी के घटवार के आधार पर गोसाई के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ जाकर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। बी, बच्चा है भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा। सी, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा लिया। लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ACDBE, दूसरा CDBEA, तीसरा DCBAE, चौथा ACBDA। मात्र केवल एक पंक्ति से इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। 1, 2, अगर कोई भी पंक्ति का क्रम आपको पता है कि कौन सी पंक्ति कहाँ पर आई है, लास्ट की पंक्ति कौन सी है इसमें और पहली पंक्ति कौन सी, अगर ये भी पता है तो इस प्रश्न का उत्तर कर पाओगे। नहीं पता है तो आप प्लीज़ जा कर के एक बार पूरी कहानी का पाठ करिए। इसी वीडियो में मैं कराया हूँ, आप 2x पर जाके जल्दी में सुन लीजिए, देख लीजिए, अपने सामने टेक्स्ट रख लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ अगर ये सब अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।